नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी सृजना। विभा स्कूल से आई और पर्स पलंग पर पटक कर सीधे रसोई में घुस गई। बच्चों के आने से पूर्व उसे खाना बनाना है। उन्हें खिला पिलाकर थोड़ी देर सुलाएगी, फिर 4 बजते ही ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे। इन दिनों इम्तिहान चल रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों के साथ ही ट्यूशन वाले बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर रात के खाने की तैयारियां करनी है और अगले दिन फिर वही आपाधापी शुरू हो जाएगी। वह इसी दिनचर्या की आदी हो गई है। उसे अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। जाने कितने मौसम उसकी उम्र पर आए और गुजर गए, लेकिन वह अडिग रही अपने कर्म क्षेत्र में। उसने कभी यह नहीं सोचा कि क्या होगा, कैसे होगा। उसने अपना कर्तव्य निभाने में विश्वास रखा और अपने पथ पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ती चली गई। जिंदगी ने उसके खाते में कितने सुख लिखे हैं और कितने दुख। गोद में पुत्र सुरम्य को लेकर सुदूर स्थान पर स्थित इस सरकारी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर ज्वाइन किया था उसने। दुनियादारी में नई नई उतरी थी, जमाने के दस्तूरों से अनभिज्ञ कोरे कागज सी थी, जिस पर किस स्याही से क्या लिखा जाना है यह भी नहीं जानती थी। मासूमियत में दुनिया के थपेड़े खाते खाते यहाँ तक आ पहुंची कि अब सयानी कहलाने से परहेज करती है। उसे लगता है जब ऐसी इतनी चालाकियों के बाद होशियारी आए तो क्या, अपनी मासूमियत को कायम रखने से गुरेज क्यों। वह जैसी है वैसी भली है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। उससे सब खुश रहते हैं, आस पड़ोसी, सहकर्मी और छात्र छात्राएं। वह सबसे घिरी रहती है। कभी किसी की रसोई में किसी पड़ोसी को रेसिपी सिखाती है, कभी किसी छात्र की पढ़ाई में मदद करती, तो कभी किसी की निजी समस्याओं को सुनती, उनके हल सुलझाती। ऐसे वह सबकी चहेती विभा बन चुकी थी। वह चाहती थी रात तक थक कर इतनी पस्त हो जाए कि दिमाग में कुछ और सोचने की गुंजाइश ही न हो। अगले दिन वह पुनः दुगनी ऊर्जा से अपनी दिनचर्या में शामिल होती। वह उन प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करती थी जिन्हें जमाना उससे पूछना चाहता था। गर्मियों की छुट्टियों में वह घर चली जाती और सुरम्य जब लौटता तो और बड़ा होकर लौटता। गर्मियों की छुट्टियों में विभा गांव गई तो कमजोर होकर लौटी थी। सबके साथ उसे भी लगा कि उसे कुछ आराम की जरूरत है, लेकिन वह स्कूल और गृहस्थी की इस एकल पहिए की गाड़ी में पुनः जुट गई। कुछ दिनों बाद विभा को एहसास हुआ कि उसकी यह थकान मात्र कामकाज से नहीं है, बल्कि देह में कुछ और हलचल भी है जो उसकी इस थकान का कारण है। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो वही हुआ जिसका अंदेशा विभा को कुछ सप्ताह से हो रहा था। वह गर्भवती थी। उसने गांव खबर की तो सभी उस आने वाली खुशखबरी से अत्यंत प्रसन्न हुए। बस विभा को ही आने वाले समय से घबराहट हो रही थी। उसके पति पहली मर्तबा कुछ दिनों के लिए गांव से आए थे। उसके पति अविनाश को अपने गांव की मिट्टी पुकारती थी। बेरोजगार अविनाश का पत्नी की कमाई पर जीना मुनासिब न था। वह गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। विभा की नौकरी लगी तब उसने स्पष्ट कर दिया था कि वह गांव छोड़कर विभा के साथ शहर में नहीं रहेगा। अव्वल से वह विभा की नौकरी के ही खिलाफ था, किंतु बेरोजगारी के आलम में आने वाले अपने बच्चे के भविष्य की दुहाई देती हुई वहां से चली आई थी। सुरम्य के साथ उसने अपनी इस नौकरी और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ललकारा था। अब इस नई जिम्मेदारी से भारी हुए अपने पैरों के साथ उसे पुनः एक लड़ाई लड़नी थी। माता पिता उसके बचपन में ही सिधार गए थे। घर वालों ने उसका विवाह बेरोजगार अविनाश से कर दिया, यह सोचकर कि दहेज के बिना विभा ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी और वे अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे। विभा के भविष्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा। कहते हैं जब कोई साथ नहीं निभाता तब व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। विभा के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी शिक्षा का दामन थामा और जीवन की डगमगाती इस नैया को किनारे लगाने निकल पड़ी। उसने जब नौकरी के लिए अप्लाई किया तो सभी उसके खिलाफ थे। सभी के होठों पर मूक प्रश्न था कि देखते हैं अकेली स्त्री कैसे अपना ख्याल रखेगी। विभा ने एक बिटिया को जन्म दिया था। विभा वाकिफ थी कि इस युद्ध में वह अकेली है। अविनाश को उसने समझाया था
कि अब वह शहर में ही कुछ काम देख ले, लेकिन उसका अहम आड़े आ गया था। एक बहस में उसने कहा था, अकेली स्त्री कभी अपने बल पर दुनिया नहीं जीत सकती। मैं अकेली कहाँ, मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे हैं। तब तो और भी मुश्किल है तुम्हारे लिए, लौट चलो विभा। अकेली स्त्री कभी घर या बाहर के कामों से हार नहीं मानती। उसे हारने में सहायक होते हैं उसके अपने, जो यह चाहते हैं कि वह हारे। मैं यह सुख किसी को उपलब्ध नहीं होने दूंगी। तो मरो अकेली। अविनाश छटपटाहट में कुछ अधिक ही कड़वा बोल उठा था उस रोज। एक स्त्री अकेली जी भी सकती है, इस सृष्टि का निर्माण करने वाली और इस ब्रह्मांड की सृजक जब एक स्त्री है तो उसे किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। विभा ने अपने बच्चों को कसकर छाती से लगा लिया था और अपनी ओर पीठ मोड़कर जाते हुए अविनाश के साथ साथ पूरे समाज को अपना उत्तर सुना दिया था। अभी आप सुन रहे थे रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी सृजना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।